हेलो दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। अभी तक हमने पूरा टेंशन मेंबर कंप्लीट किया है डीएसएमएस में। टेंशन मेंबर में हमने उनका स्ट्रेंथ निकालना सीख लिया और ये सीख लिया कि डिजाइन कैसे करते हैं किसी टेंशन मेंबर का। अगर कोई लोड दिया गया हो कि इस लोड के लिए एक टेंशन मेंबर बनाइए, तो हमने उसका भी डिजाइन सीख लिया है, ठीक है। लेकिन वो सारा काम हमने किस कोड के अकॉर्डिंग किया? तो हमने किया था आईएस 800 1984 के अकॉर्डिंग। 1984 का कोड क्या है? बहुत उसमें क्रिटिकल बहुत कम था, उसमें आसानी थी करने में, ठीक है। और इस बार के सिलेबस में आप लोगों को कोड में IS 800 2007 के अकॉर्डिंग टेंसाइल मेंबर का पूछा गया है। तो इसलिए मैं टेंशन मेंबर में इस वाले लेक्चर में कवर करने वाला हूं IS 800 2007 के अकॉर्डिंग टेंशन मेंबर का स्ट्रेंथ निकालना, ठीक है। तो इससे एक चीज मैं आपको बता दूं पहले कि देखिए, इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे हम लोग कि क्या है, कैसे स्ट्रेंथ निकलेगी 2007 में, क्या नया नया है, क्योंकि लिमिट स्टेट पर बेस्ड है और वो वर्किंग स्ट्रेस पर बेस्ड है, ठीक है। लेकिन अगर नया होगा तो इसमें फॉर्मूले बड़े क्रिटिकल हैं, ठीक है। फॉर्मूले बड़े दिक्कत करने वाले आपको लगेंगे, क्योंकि आपने इजीली देखा है अभी चीजों को। अभी फॉर्मूले टिपिकल टाइप के दिखने वाले मिलेंगे जिनको याद करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए, मैं याद करने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको कि आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसमें फॉर्मूले याद करने की ट्रिक मैं बता दूंगा बीच में ही कहीं भी आपको, ठीक है। तो ध्यान से आइए, समझते हैं हम लोग इस टॉपिक को। सबसे पहले देखिए, टेंशन मेंबर में अभी तक अगर आप लोग पढ़ चुके हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तो इतना तो पता चल ही चुका होगा कि टेंशन मेंबर में कोई मेंबर होता है, चाहे वो एंगल हो, चाहे वो फ्लैट हो। फ्लैट के बारे में मैंने न्यूमेरिकल करवाया था कि फ्लैट जो है वो जिगजैग फट सकता है, सीधे फट सकता है, ये सब कराया हूं। टेंशन मेंबर में क्या होता है, कोई टेंशन मेंबर क्या है, एक टाई के रूप में भी ज्यादातर यूज होने वाला है। जैसे अगर ट्रस आप बना रहे हैं तो देखेंगे जो टाई होता है उसका, वो ज्यादातर एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है टेंशन मेंबर का। तो टाई क्या होती है, एक एंड पर जुड़ी होती है, दूसरे एंड पर जुड़ी होती है। तो टेंशन मेंबर मतलब किसी एक एंड पर जुड़ा हुआ, दूसरे एंड पर जुड़ा हुआ एक मेंबर जिसमें तनाव बल आ रहा हो, यही चीज ना। तो सेम वही काम है। एक टेंशन मेंबर, अब वो टेंशन मेंबर किस सेक्शन का बना होगा, लाइक एंगल बना है, आई बना है, कि एल सेक्शन और चैनल सेक्शन बना है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जो एनालिसिस हम लोगों के लिए आता है वो फ्लैट का आता है और एंगल का आता है टेंशन मेंबर में, क्योंकि बाकी सब इजी हैं। बाकी सब में जो इस फटने का या लोड लगने की जो दिशा होती है वो एक्सियल होती है, तो प्रॉब्लम कम आती है। एंगल एकमात्र ऐसा सेक्शन होता है जिसमें एक्सियल लोडिंग करने के चक्कर में इसेंट्रिसिटी आ जाती है, ठीक है। अब उसमें क्या, उसमें खास है, आप अगर सोम पढ़े होंगे ढंग से तो आपने देखा होगा कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके दो परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एक्स और वाई वाई पर मैक्सिमम ना होकर के आई यू यू और आई भी भी होता था, मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये चीजें भी एंगल सेक्शन में कुछ खास चीजों, हर सेक्शन की अपनी एक खासियत होती है, आई सेक्शन की अपनी एक क्वालिटी है, ठीक है। तो उनसे हम लोग देखेंगे अब IS 800 2007 में क्या नया है। नया का मतलब यहां समझिएगा। सबसे पहली चीज कि अभी तक जो स्टील में आप लेते थे, जो स्ट्रेस लेते थे वो कैसे लेते थे? तो स्ट्रेस Fy होता था यील्डिंग में, उसमें 0.6 से मल्टीप्लाई कर लेते थे। लाइक अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप स्ट्रेस करते थे कि सर Ft जो होगा वो होता था 0.6 Fy, यही तो होता था, याद करिए। 0.6 Fy होता था Ft, तो यहाँ 250 रखते थे, तो Ft की वैल्यू आपकी यहीं से आ जाती थी कितनी, 150 न्यूटन पर स्क्वायर mm। और इसी Ft में आप ए नेट से यानी नेट इफेक्टिव एरिया से मल्टीप्लाई कर देते थे, टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाती थी। कितना आसान था। अब लेकिन बातें चेंज हो चुकी हैं। क्या चेंज हो चुकी हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लेना है, वो देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, वो ये चीजें जो मैं लिख रहा हूं ना, वो आपको IS 800 2007 के कोड में सब लिखा हुआ मिल जाएगा एज इट इज, ठीक है। अब ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है टेबल नंबर 5 से। टेबल नंबर 5 है, पेज नंबर 30 होगा। कोड जब निकालेंगे IS 800 2007 का कोड निकालेंगे तो पेज नंबर 30 के आसपास होगा। पेज नंबर 30 31 यही हो सकता है। और उस पर टेबल नंबर 5 बना है। उसमें दिया गया है कि अगर स्टील में यील्डिंग स्ट्रेस को लिया गया हो, यील्ड स्ट्रेस को माना गया हो, यानी Fy के आधार पे अगर स्ट्रेस लेना हो, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.1 का यूज करिए।
फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.1 का यूज करिए। और यदि अल्टीमेट स्ट्रेस एफयू को ले रहे हैं आप, अब अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्डिंग स्ट्रेस क्या है, अगर आरसीसी आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, मेरी क्लास की होगी या नहीं भी किया होगा, तो आप जानते होंगे कि कहीं भी यील्ड स्ट्रेस का हमने इसी के स्टील में ही या आरसीसी के लेक्चर में मैंने स्टील की प्रॉपर्टी आपको बताई थी। इसको भी पीछे जाके आप देख सकते हैं, अभी इसका पहला दूसरा लेक्चर जो डीएसएमएस का शुरू हुआ था उसमें मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील समझाया था। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील में Fy आपका यील्ड स्ट्रेस होता था, जिस पर स्टील की यील्डिंग शुरू हो जाती थी। यील्डिंग क्या होती है, जब स्टील को खींचेंगे तो वो पहले खींचता है, धीरे धीरे खींचता है। एक टाइम ऐसा स्ट्रेस आता है जिस पर वो लगातार कांस्टेंट स्ट्रेस पर फैलने लगता है। तो जब कांस्टेंट स्ट्रेस पर स्ट्रेन बढ़ने लगे तो वो प्रोसेस जो उस समय हो रहा होता है स्टील में, उसको यील्डिंग कहते हैं। और यील्डिंग का मतलब समझ लीजिए कि यील्डिंग खतरे का सूचक है। अब यील्डिंग होने लगी मतलब लोड लगते लगते एक टाइम फेल नहीं हुआ, फैलने लगा। तो एक स्टेज होता है यील्डिंग का, और एक स्ट्रेस वो होता है जिस पर जाके स्टील फाइनली टूट करके फेल हो जाता है, उसको रप्चर स्ट्रेस कहते हैं या अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। उसको हम लोग एफयू से दिखाते हैं। अगर एक माइल्ड स्टील की बात करें तो जनरली यील्डिंग उसका 250 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम पर हो जाता है, उसका यील्डिंग 250 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम पर हो जाता है। लेकिन उसका जो अल्टीमेट स्ट्रेस होता है वो 415 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम के आसपास होता है। 410 भी बोल देते हैं, 20 भी बोल देते हैं। 415 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम पे जाके वो फेल होता है। लेकिन हम हमेशा फेलियोर पॉइंट अपना यील्डिंग पॉइंट को मानते हैं, न कि रप्चर पॉइंट को, क्योंकि यील्डिंग के बाद उसका बिहेवियर सही नहीं रह जाता है। ठीक है, ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये समझ में आ गया कि जो यील्ड स्ट्रेस होता है वो कम होता है, जबकि फेलियोर आगे जाके रप्चर स्ट्रेस पर होता है। आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर है। मैं ये क्यों बता रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, एफयू एफवाई समझ में आ गया आपको। अब देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से, अगली कहानी क्या बन रही है। देखिए, तो यील्डिंग अगर यूज कर रहे हैं, लाइक Fy यूज कर रहे हैं, अगर Fy वाली कहानी, तो आपको स्ट्रेस उसके साथ जो है वो गामा एम नॉट यूज करना है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 1.10। और इसी तरीके से अगर अल्टीमेट स्ट्रेस Fu यूज कर रहे हैं आप, तो उसके लिए गामा ml जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेस 1.25 यूज करना है। समझ में आ गई बात। यील्डिंग के लिए 1.10 और अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए गामा एमएल की वैल्यू 1.25 यूज करनी। समझ में आ गई बात। चलिए, स्ट्रेस अगर आप जब भी लेंगे तो Fy में डिवाइड कर लीजिएगा इससे, और जो Fu है उसमें इससे डिवाइड कर लीजिएगा। अब हम टेंशन मेंबर के स्ट्रेंथ की बात करते हैं। टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है। अभी तक तो बड़ा आसान था, एरिया इंटू स्ट्रेस। स्ट्रेस फिक्स था 0.6 Fy। ठीक है, अब जो बातें बदल रही हैं लिमिट स्टेट के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जब स्टील का कोई टेंशन मेंबर पर लोड लगता है और वो टूटता है, तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसके टूटने की। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसके टूटने की, और तीनों में हमको चेक करना पड़ेगा। तीनों में चेक करेंगे, जो सबसे कम स्ट्रेंथ बताएगा वही स्ट्रेंथ उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मानी जाएगी। समझ में आ रही बात। टेंशन में जब लोड लगेगा तो वो जब कटेगा, तो इतना जान लीजिए कि वो कई चीजें उसमें हो सकती हैं। किस किस तरीके से वो कटेगा सबकी बात कर लेते हैं। पहला चीज हो सकता है कि पूरे के पूरे एरिया का पूरा जो ग्रॉस एरिया है उसकी यील्डिंग होने लगे। लाइक अगर कोई मेंबर है, फ्लैट हो, पूरा हो, तो कोड ने रिकमेंड किया, कोड ने कहा कि सबसे पहले यील्डिंग होने का चांस है, दूसरा रप्चर होने का चांस है, और तीसरा शियर ब्लॉक में फेल होने का चांस है। अब क्या क्या है देखिए जरा। सबसे पहले देखिए लिखा है कि देयर आर 3। पहले तो वीडियो को आप 360p पर कर लीजिए सब लोग, तो कम क्वालिटी पर देखेंगे तो नहीं समझ, 360p या उससे ऊपर कर लीजिए वीडियो को सब लोग। जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, अब दिखाई नहीं दे रहा है, दिखना जरूरी है। और टेक्निकल का क्लास है, मैथ का नहीं कि मैं छोटा सा न्यूमेरिकल यहीं लगा दूंगा। आप यहां पर ध्यान रखिएगा, 360p पर कम से कम वीडियो क्वालिटी रखिए आप लोग, तभी समझ में आएगा। डायग्राम्स को समझना जरूरी है, तो 360p पर कम से कम देखिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे जरा हमने क्या कहा कि डिजाइन, पहला लिखा है यहाँ पे देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ फेलियर इन टेंशन। यानी जब टेंशन लग रहा हो तो 3 पॉसिबिलिटीज है फेल हो जाने की। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया। हो सकता है ग्रॉस एरिया यानी पूरे के पूरे एरिया का
ग्रॉस क्या होता है बता चुका हूं ना, जब टेंशन मेंबर पढ़ाना शुरू किया था तभी मैंने ग्रॉस एरिया, नेट एरिया और उसका नेट इफेक्टिव एरिया सब समझा दिया था। तो एक चीज जान लीजिए, ग्रॉस एरिया पर जब हम चेक करते हैं किसी टेंशन मेंबर का स्ट्रेंथ किसके वजह से, यील्डिंग की वजह से, तो ग्रॉस एरिया पर चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा है डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। अब यहां पर रप्चर का अर्थ क्या हुआ, रप्चर मतलब यील्डिंग नहीं होता है दोस्त, फेल हो जाना, मतलब रप्चर पॉइंट पर जब चेक करेंगे तब एरिया ग्रॉस ना लेकर के कौन सा एरिया लेते हैं, नेट एरिया। अब क्यों लेते हैं, तो भैया कोड ने रिकमेंड किया है, चिंता मत करिए, मैं बोल रहा हूं ना कि इसकी बातें आप मानते जाइए, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये सब याद कैसे होगा, भूलना नहीं है कुछ भी, सब याद हो जाएगा। देखिए यहां पर मैंने बताया, और याद करने की टेक्निक में वीडियो में कहीं भी बता सकता हूं, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखते जाइए, जरूरी है आपके लिए। मैं बता भी दूंगा तो आप इसको समझे जब तक नहीं रहेंगे तब तक यूज करने में आपको अच्छा नहीं, क्योंकि पढ़ना और न्यूमेरिकल लगाते समय प्रॉब्लम आती है। जो लोग भी डीएसएमएस का वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया सर अगला लेक्चर कब आएगा, उसका नोट्स बना रहे हैं आप लोग या नोट्स जो डाउनलोडेड है उसको चेक कर रहे हैं। आप अगर ऐसे सुन करके सोच रहे हैं हम लगा लेंगे ना, तो बहुत गलत फहमी में है। जब तक न्यूमेरिकल खुद से नहीं लगाएंगे ना, अपनी प्रॉब्लम आपको नहीं पता चलेगी, और सब फंसेंगे, सब फंसेंगे न्यूमेरिकल लगाने में, लाख समझ में आ जाने के बाद फिर भी आप फंसेंगे। इसलिए खुद से प्रैक्टिस करिए। मैथ्स और ये न्यूमेरिकल जो सब्जेक्ट होते हैं वो प्रैक्टिस का ही खेल है, कैलकुलेटर चलाना नहीं आता एग्जाम में लोगों को, तो इसलिए ध्यान से चलिए। देखिए मैंने बोला पहला केस तो यह है कि पूरे ग्रॉस एरिया के यील्डिंग हो जाए, दूसरा केस यह है कि क्रिटिकल सेक्शन यानी नेट एरिया का रप्चर हो जाए, और तीसरा केस है कि डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शियर, मतलब ब्लॉक शियर में फेल हो जाए। अब तीनों में चेक करना पड़ेगा, पहले हम कोई भी एंगल या प्लेट लगा होगा तो उसका यील्डिंग कराएंगे ग्रॉस एरिया का, देखेंगे स्ट्रेंथ कितना आ रहा है, फिर रप्चर कराएंगे क्रिटिकल एरिया का, देखेंगे स्ट्रेंथ कितना आ रहा है, फिर उसका हम लोग ब्लॉक शियर में उसको चेक करेंगे, देखेंगे स्ट्रेंथ कितना आ रहा है। तीनों स्ट्रेंथ में जो सबसे कम स्ट्रेंथ आएगी वही उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ माना जाएगा। आप कहेंगे कि देखिए यहां नीचे लिखा है कि मिनिमम ऑफ एबव 3 विल बी टेकन एज स्ट्रेंथ, मतलब ऊपर तीनों में से जो सबसे कम होगा वही स्ट्रेंथ के रूप में माना जाएगा। आई होप चीजें समझ में आ रही हैं, तो क्यों ना शुरुआत करें पहले वाले से, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग। अच्छा ये तो यील्डिंग आपने कह दिया, तो अलग आप ही ने देखा था कि अभी टेंसाइल स्ट्रेंथ जब हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले, तो यील्डिंग अलग हो रही थी, प्लेट की अलग, मैं एंगल का अलग, सबके लिए फार्मूले अलग अलग बन रहे थे। तो इसी तरीके से सेक्शन वाइज भी वेरी करता है। तो देखिए यहाँ पे यील्डिंग के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पहला वाला फॉर्मूला पूरे का पूरा, चाहे रिवेट वेट लगा उससे नहीं मतलब, पूरे ग्रॉस एरिया का, ग्रॉस एरिया का मतलब, मैं इसको मिटा दूं यहां से, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग। अब देखिए यहां पे ग्रॉस एरिया का अर्थ क्या होता है, ग्रॉस एरिया का मतलब हुआ ये आपका एंगल है, ऐसे ऐसे होगा एंगल आपका, सपोज करिए, इसके साथ ये जुड़ा है किससे, एक गसेट प्लेट से, ठीक है, ये गसेट प्लेट से जुड़ा है पूरा एंगल आपका। तो एंगल में कहीं ना कहीं रिवेटिंग भी होगी, ये रिवेट मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे, चलिए यहाँ पर हमने रिवेट लगा दिया। अब यहाँ पर ये रिवेट की वजह से इसका कुछ एरिया कटा होगा, लेकिन वो एरिया नहीं, पूरे एंगल का एरिया, पूरे एंगल का जो ये एरिया है इस होल वोल को बिना डिडक्ट किए हुए ही, वो होता है ग्रॉस एरिया। तो यील्डिंग जो होती है वो ग्रॉस एरिया पे होती है, अभी हमने लिखा हुआ था, ठीक है। अब एक चीज जान लीजिए, ग्रॉस एरिया की यील्डिंग होगी तो उसको टीडीजी से दिखाएंगे। अब चाहे वो प्लेट हो, चाहे एंगल हो, चाहे कोई भी आकार का हो, लेकिन ग्रॉस एरिया में कोई बदलाव तो होना नहीं, ठीक है। अब ग्रॉस एरिया और उसका यील्डिंग हो रहा है, तो एफ वाई और उसमें स्ट्रेस से डिवाइड, एरिया आई इंटू स्ट्रेस, यही तो हुआ ना। तो एरिया इंटू स्ट्रेस ही उसका क्या हुआ,
टेंसाइल स्ट्रेंथ हुआ, लेकिन किसमें, ग्रॉस एरिया के यील्डिंग के अकॉर्डिंग, पहले यील्डिंग के अकॉर्डिंग हमने चेक किया। तो Fy के साथ गामा एम नॉट क्यों लिए, क्योंकि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्डिंग के लिए गामा एम नॉट था, इसकी वैल्यू थी 1.1, ये याद रखिएगा, ठीक है। ग्रॉस एरिया लेंगे Fy अपन, ये निकल जाएगा, बहुत इजीली निकल गया एक तरीके से। दूसरा इसका रप्चर हो सकता है। रप्चर में क्या कहानी है, तो रप्चर मैंने देखिए 3 चीजें ली है। पहले लिया हमने प्लेट, प्लेट है तो बहुत आसान है, कैसे लेंगे, कोई भी प्लेट है तो उसका एरिया जो लिया जाता है। अब देखिए जो रप्चर हो रहा था ना वो क्रिटिकल सेक्शन का हो रहा था, पीछे जाके देख लीजिएगा, वो ग्रॉस सेक्शन का नहीं हो रहा था, तो दूसरा वाला था रप्चर वो क्रिटिकल सेक्शन का। और क्रिटिकल सेक्शन का मतलब नेट सेक्शन, हमने बोला नेट एरिया। तो नेट एरिया में प्लेट अगर होती तो उसका नेट एरिया कितना लिया जाएगा, नेट एरिया जो भी आएगा, जैसे अगर कोई प्लेट इस टाइप से है ऐसे, और उसमें ऐसे रिवेट लगे हुए हैं, ठीक है, 2 रिवेट लगे हैं, तो इसका नेट एरिया क्या होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसका चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक टी है और ये बी टी है, तो बी इंटू टी हुआ ग्रॉस एरिया, बी इंटू टी हुआ ग्रॉस एरिया, और नेट एरिया क्या हुआ, तो कहेंगे बी माइनस और ये ग्रॉस 2d आई इंटू टी, ये हुआ इसका क्या, नेट एरिया। नेट एरिया मतलब रिवेट होल का डायमीटर हमने उसमें से घटा के तब मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो नेट एरिया ग्रॉस एरिया आप पहले से भी जानते हैं, थोड़ा सा हमने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो हमें नेट एरिया लेना है, और देखिए नेट इसका फेल्यूर रप्चर में हो रहा है, देखिए रप्चर यील्डिंग नहीं, तो रप्चर में Fu लेंगे और उसमें गामा ml से डिवाइड करेंगे। गामा ml क्या है, ये था रप्चर के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसका वैल्यू था 1.25। समझ में आ गई बातें। तो आपने प्लेट के लिए समझ लिया, प्लेट के लिए बहुत आसान है, 0.9 AN Fu अपॉन क्या हो जाएगा, गामा ml। अब अगर ए नेट अगर निकालना रहे इस तरीके से प्लेट का, तो आपने देखा हमने ए नेट लिया कैसे, घटा लिया था, लेकिन आप जानते हैं कि वो अगर जिगजैग रिवेटिंग होती, जैसा पिछला एक प्लेट वाला हमने न्यूमेरिकल अलग से करवाया, उसको जरूर देख लीजिएगा, जब ऐसे तिरछे तिरछे कटता तब तो फार्मूला याद है इनका, प्लेट के लिए ये लगाए थे हम लोग, पिछले लेक्चर में जाके देखिएगा। फ्लैट के लिए एक न्यूमेरिकल होगा कि न्यूमेरिकल ऑन फ्लैट सेक्शन, तो फ्लैट सेक्शन में हमने ये फॉर्मूला, तो ए नेट तो आप पहले से जानते हैं कैसे कैसे निकाल सकते हैं, बी माइनस एन डी कर सकते हैं, और अगर तिरछा तिरछा ऐसे जिगजैग रिवेटिंग है तब के केस में ये वाला फॉर्मूला। तो ए नेट कैसे कैसे निकल सकता है, जैसे भी निकले उसको निकाल लेंगे, ठीक है। फिर 0.9 AN का मतलब ए नेट Fu अपॉन गामा। तो चलिए प्लेट का ये कहानी खत्म। दूसरा हो सकता है थ्रेडेड रॉड। थ्रेडेड रॉड का मतलब होता है जब कोई रॉड होती है और रॉड का मतलब उस पर डिफॉर्म हुआ हो, उसका खांचा वगैरह बना हो, पूरा गोल ना हो, तो उसके देखिए थ्रेडेड रॉड में उसका नेट रूट एरिया लिया जाता है। मतलब अगर टेंशन मेंबर के रूप में केवल एंगल ही यूज होगा, चपटी पत्ती यूज होगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे जो यहाँ है। अगर रॉड है कोई तो उसका रूट का एरिया ले लेंगे, मतलब उसका नॉमिनल एरिया ले लेंगे, और उस एरिया में फिर वही 0.9 AN Fu अपॉन गामा ml, वहां उसका AN था, देखिए सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ प्लेट का नेट एरिया था, यहाँ उसका रूट एरिया है, किसका, देखिए यहाँ लिखा है नेट रूट एरिया ऑफ द थ्रेडेड सेक्शन। समझ में आ रही बात। अब यही देखिए, अभी यील्डिंग वाला तो सब आसान था, रप्चर में प्लेट का फार्मूला और थ्रेडेड रॉड का फार्मूला एक ही है, बस दोनों का नेट एरिया क्या है, अलग अलग है। तीसरा चीज आ जाता है सिंगल एंगल। अब सिंगल एंगल में ही थोड़ी सी कहानी आपको समझनी पड़ेगी। सिंगल एंगल में क्या है, सिंगल एंगल में अगर इस तरीके से कोई सिंगल एंगल जुड़ा है और इस पर लोड लगता है, तो इसमें जब रप्चर हो रहा होता है, तो रप्चर का मतलब आप जानते हैं ना कि किसी चीज का टूट जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा लोड लगने के कारण चीजों का या फिर मेंबर्स का टूट जाना। तो ये बताइए जब ये एंगल पर ऐसे लोड लग रहा होगा खिंचाव में, तो ये जो लेग कनेक्टेड लेग है, कनेक्टेड लेग समझ गए होंगे कि ये जो जुड़ी हुई लेग है और वो आउटस्टैंडिंग लेग है। तो देखिए आउटस्टैंडिंग लेग जो होगी ना, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आप पहले भी ये चीज पढ़ चुके हैं कि आउटस्टैंडिंग लेग में जो आउटस्टैंडिंग लेग होती है उसमें उतना लोड नहीं पड़ता है, जो जुड़ा हुआ, आप एंगल को कभी जोड़ेंगे ना तो जो जुड़ा हुआ उस पर ज्यादा खिंचाव पड़ेगा, और जो बाहर निकला हुआ उस पर उतना दबाव नहीं पड़ेगा। तो इसकी होगी जब ये रप्चर के कारण फेल हो रहा होगा, कौन सा वाला लेग, जब
कनेक्टिंग लेग रप्चर में फेल हो रहा होगा ना, तो आउटस्टैंडिंग लेग में रप्चर नहीं बल्कि इल्डिंग हो रही होगी, ये कोड का मानना है। कोड ने कहा कि जब वो बेचारा टूटने वाला होगा तो ऊपर वाला अभी इल्डिंग में पहुंचा होगा, टूट नहीं रहा होगा। तो जब हम इसका लेते हैं रप्चर स्ट्रेंथ, तो इसका तो रप्चर करवाते हैं जो ये वाला है, लेकिन उस वाले का आउटस्टैंडिंग का क्या कराते हैं, इल्डिंग। तो देखिए सिंगल एंगल में जब रप्चर, देखिए सब में तो सीधे सीधे रप्चर ले लिया गया है, रप्चर में प्लेट का भी पूरा रप्चर हुआ, पूरे एरिया का, इसका भी पूरा, लेकिन इसमें टीडीएन जो होगा, टीडीएन मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो देखिए अल्टीमेट फेल्योर ऑफ कनेक्टिंग लेग, अल्टीमेट फेल्योर ऑफ कनेक्टिंग लेग और इल्डिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, यानी अल्टीमेट फेल्योर ऑफ कनेक्टिंग लेग एंड इल्डिंग ऑफ दिस आउटस्टैंडिंग लेग। फॉर्मूला क्या बना, देखिए टीडीएन एएनसी एफयू अपॉन गामा एमएल, कितना आसान है, वही तो है फॉर्मूला। देखिए 0.9 एन एफयू अपॉन, क्या हो रहा है, अल्टीमेट फेलियर रप्चर ही तो हो रहा है, लेकिन खाली ये किसका है, देखिए यहाँ एएनसी जो है वो एन एरिया, एरिया नेट एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेग, सी मतलब कनेक्टिंग लेग। तो मैं अगर यहां पर लिखूं इसको इस तरीके से यहां पे कि कौन क्या है, तो हम यहां पर सीधे सीधे लिख देंगे कि एएनसी इज इक्वल टू नेट एरिया ऑफ, नेट एरिया का मतलब इस पूरे में से रिवेट होल घटेगा, नेट एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेग, कनेक्टिंग लेग, और जो ए, अब उसी तरीके से उधर देखिए वहां पे ए, वहां पर देखिए ए जीओ, क्यों, क्योंकि जब जान रहे थे इल्डिंग वाला जब हम चेक करते हैं तो इल्डिंग में नेट नहीं ग्रॉस एरिया लिया जाता है, और ग्रॉस एरिया किसका, जीओ फॉर आउटस्टैंडिंग लेग, तो इसका तो नेट एरिया लिए थे क्योंकि इसका हो रहा था रप्चर, देखिए हर रप्चर में नेट एरिया और इल्डिंग में ग्रॉस, तो हमने इसका आउटस्टैंडिंग का ग्रॉस एरिया लिया, तो इसको लिखेंगे हम लोग ग्रॉस एरिया ऑफ, ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। समझ में आ गई बात, आउटस्टैंडिंग लेग, समझ में आ गई बातें, क्लियर है। लेकिन इसमें एक चीज आ गई, क्या देख रहे हैं, बीटा, बाकी सब तो आसान है, एजीओ निकल जाएगा, एफ वाई गामा एमओ सब निकल जाएगा, लेकिन आ गया एक चीज उसमें, क्या, बीटा। अब बीटा क्या है बंधु, अब इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा बीटा क्या है। तो बीटा एक कांस्टेंट निकल के आएगा, कैसे, पहली बात कि बीटा की वैल्यू हम लोग किसी भी तरीके से निकालें, ये कभी भी बीटा की वैल्यू कभी भी ज्यादा ही या बराबर होनी चाहिए 0.7 के, ज्यादा या बराबर। अगर हम बीटा की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे अभी पता चलेगा, बीटा की वैल्यू अगर हम निकालते हैं और वो 0.7 से कम आता है, एक चीज जान लीजिए कि उसको 0.7 ले लेंगे, उससे कम नहीं लेंगे, उसके बराबर या उससे ज्यादा आना चाहिए, कम लेंगे। दूसरा, बहुत ज्यादा भी 0.7 से कम आया तो 0.7 लेंगे, लेकिन ज्यादा का भी तो कोई वैल्यू होगा, ज्यादा का वैल्यू बहुत इजी है, एफ यू, एफ यू का बताइए क्या होता है, एफ यू अगर अल्टीमेट स्ट्रेस है तो उसके साथ उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लगता है, कहेंगे गामा एम एल, यही तो लगता है, और डिवाइडेड बाई होगा एफ वाई और डिवाइडेड बाई गामा एम नॉट। अब इसमें देखिए देश बाय देश, इसमें गामा एम नॉट ऊपर चला जाएगा ना, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, और एफ वाई इसके साथ आ जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ वाई और ऊपर लिख सकते हैं गामा एम नॉट। समझ में आ गई बात। तो एफ यू गामा एम नॉट डिवाइडेड बाई एफ वाई गामा एम एल, इससे कम होना चाहिए, किसकी वैल्यू, बीटा की वैल्यू। बीटा हमेशा इससे कम और इससे ज्यादा, बीटा की वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी। अगर इससे ज्यादा आती है तो जितना ये रहेगा उतना ले लेंगे, इससे कम आती है तो जितना ये है इतना। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी देखा जाएगा, हमें कैसे आए निकाल नहीं लेंगे, अरे एफ यू पता रहे ये दोनों पता है तो इसका वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर लेंगे, हो जाएगा। तो जो भी आएगा उससे ज्यादा बीटा नहीं हो सकता, उससे कम ही रहेगा। बीटा की रेंज 0.7 से लेके इसके बीच होनी चाहिए, इससे कम है तो यहां ले आइए, इससे ज्यादा है तो फिर यहीं ले आ दीजिए। ये समझ में आ गया होगा कि बीटा, लेकिन पहले बीटा है कितना, ये तो चलिए निकल जाएगा, ये 0.7 क्लियर है, लेकिन बीटा कैसे आएगा, तो चलिए बीटा निकालना देखते हैं। अब देखिए बीटा का कैसे वैल्यू निकालते हैं हम लोग। देखिए एंगल में ही प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सबका दिया तो बड़े आसानी से हो जाएगा, देख लीजिएगा फॉर्मूला सबका कितना आसान था। अब बीटा की वैल्यू जो होती है
बीटा की वैल्यू वो क्या होती है, तो वो होती है 1.4 माइनस 0.076। अब हो जाएगा W/T, सब अभी बताता हूं क्या होता है, और होता है FY/FU, और फिर हो जाता है आपका BS/LC। ये होता है बीटा का वैल्यू। कहेंगे सर आप तो डराते जा रहे हैं, इसी फार्मूले में केवल बीटा रखना था, आप तिल का ताड़ा बना दिए, क्या करें, कोड जो कहेगा वही मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी तो उसमें और दिक्कत है। ये तो कांस्टेंट है 1.4 0.076। अब W क्या है, T क्या, FY/FU तो आप जानते ही हैं, ये तो आसानी से निकल जाएगा। W और T क्या है वो भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। W कैसे निकलेगा, W जो होता है वो आउटस्टैंडिंग लेग का चौड़ाई होता है। जैसे देखिए इसको मैं यहां समझा देता हूं। W जो होता है वो होता है, जैसे ये लेग है आपकी, तो ये जो आउटस्टैंडिंग लेग है ना, जो बाहर निकली हुई लेग है, उसकी पूरी चौड़ाई को हम लोग कहते हैं क्या, W। समझ में आ रही बात, तो W पता चल गया। अब T आप जानते हैं थिकनेस है, T जो है वो इस लेग की यहां से यहां तक की क्या है, इस लेग की क्या, पूरे का लेग का, इसका भी वही होता है, इसका भी वही, T इसकी क्या है, थिकनेस है। तो आपको पता चला W क्या है, यहां से W विड्थ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। T क्या है, T क्या है, थिकनेस है, थिकनेस ऑफ मेंबर। FY/FU बताना है, ये यील्डिंग स्ट्रेस है या रप्चर स्ट्रेस। अब BS क्या है, तो BS की वैल्यू एक चीज जान लीजिए, BS को पहले कहते क्या है, तो BS जो होता है वो होता है शियर लेग विड्थ। अब ये कैसे पता चलेगा शियर लेग विड्थ क्या है इसका, तो एक चीज जान लीजिए, जो ये पूरा का पूरा W है ना, अगर मान लीजिए इसमें रिवेट लगा होता है, ऐसे ऐसे रिवेट लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे वेल्डिंग भी हो सकती थी, रिवेटिंग भी हो सकती है, मैं रिवेटिंग की केस की बात कर, रिवेट लगा होता है या बोल्ट लगा होता है, नट और बोल्ट भी लगे हो सकते हैं, ठीक है, बोल्ट कनेक्शन भी मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। तो W जो होता है वो होता है W प्लस इस बोल्ट के सेंटर से यहां तक की ये दूरी जो होती है गेज डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो कहेंगे सर ये BS आएगा कैसे, तो एक चीज बताइए, BS इक्वल टू आपने लिखा है, इसको बोलते हैं शियर लेग विड्थ, तो क्या हो जाएगा W और ये पूरा यहां से यहां तक इसके सेंटर तक की दूरी, तो क्या ये बताइए, आप जानते हैं कि W जो होता है यही सेंटर तक ही ना होगा। अब यहां से देखेंगे तो आप एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग अगर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि यहां से ऐसे घूमने का मतलब बाहर से बाहर नहीं होता है, इसके सेंटर से ऐसे जाना होता है, ये ऐसे लेकर के इसके सेंटर पे जाना होगा। तो इसके सेंटर तक का मतलब W पूरा ना लेके उसमें से T/2 माइनस करेंगे, तो W माइनस T/2 प्लस ये जो G होगा, G में से भी यहां से यहां तक T/2, G यहीं तक ना होगा, तो ये T/2 इधर वाला माइनस करेंगे, G माइनस T/2, तो BS की वैल्यू जो हो जाएगी वो W प्लस G माइनस T हो जाएगा। समझ में आ गई बात यहाँ पे, तो शियर लेग विड्थ BS का वैल्यू पता चल गया। तो ये जो BS है वो क्या है, शियर लेग विड्थ है, क्लियर है। अब ये LC क्या है, LC को हम लोग जो कहते हैं LC, वो जो कनेक्शन होते हैं एंड पर ना, उस कनेक्शन की लंबाई कैसे पता चलेगी, बहुत बवाल है। तो कहां बताएं हम इसको, यहां पे मिटा दें, इसको कर दें, इसको फॉर्मूले को नोट, बस देखिए जहां पे ये तो क्लियर है, पहले से पता है TDN मतलब कुछ नहीं। अभी देखिए हम लोग 3 तरीके से चेक करना था, एक तो ग्रॉस एरिया की यील्डिंग करा दिए, फिर अब हम लोग नेट एरिया का रप्चर करा रहे हैं। तो रप्चर में प्लेट और रॉड का बड़ा आसान था, एंगल वाले में थोड़ा सा वही कहानी है कि देखिए एंगल में एक लेग जो था उसका हमने अल्टीमेट फेल्योर कराया और दूसरे लेग की यील्डिंग कराया, यील्डिंग में बीटा आ गया, उसी बीटा की वैल्यू में थोड़ा सा दिक्कत, और उसका भी आसान तरीका है निकालने का, चिंता मत करिए, हर चीज का तरीका, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। थोड़ा भरोसा रख के पढ़ा कीजिए, विश्वास रख करके, कि कोई भी चीज बिना मतलब के मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ इसको आप कहीं भी ढूंढिएगा जा करके नेट पर, कहीं से भी, अगर इससे आसान तरीके से मिलेगा तो जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। इससे भी आसान तरीके से अगर आपको मिले कहीं पे तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। अब आगे देखिएगा जरा यहाँ पे,
BS आपको समझ गए। अब जो मान लीजिए कि कोई गसेट प्लेट ऐसी है, मान लीजिए कोई गसेट प्लेट ऐसी है, उस पर ऐसे इस तरीके से कोई एंड आके जुड़ा होगा, तो उसमें कुछ रिवेट्स लगे होंगे, ऐसे ऐसे रिवेट्स लगे होंगे। तो एक चीज बताइए, ये रिवेट इस तरीके से 3 लग सकते हैं, 4 लग सकते हैं, 5, तो ज्वाइंट का जो कनेक्शन का लेंथ है वो कितना है? तो कहेंगे कि जो जुड़ाव है वो जुड़ाव इस रिवेट के सेंटर से लेके इस रिवेट तक के सेंटर तक हुआ है। समझ में आ रही बात? जुड़ाव यहीं से यहीं तक हुआ है ना। तो LC जो होता है वो होता ही है लेंथ ऑफ कनेक्शन, लेंथ ऑफ कनेक्शन। तो वो क्या होता है? कहेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट रिवेट्स, डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट रिवेट्स, मतलब जो आउटर मोस्ट 4 होते तो चौथे वाले से लेते, ठीक है। अगर वेल्डिंग होती रिवेट की जगह पे तब क्या करते? अगर वेल्डिंग होती इसी जगह पर, सपोज करिए ये रिवेट ना होते यहां से, ठीक है, ये पूरा वेल्डिंग होता, तो ये कनेक्शन लेंथ तो पूरी वेल्डिंग के लेंथ के बराबर हो जाती ना, यहां से यहां तक पूरा कनेक्शन का लंबाई है। तो कनेक्शन लेंथ रिवेटिंग के केस में, रिवेट देखिए लेंथ ऑफ कनेक्शन मैंने लिख दिया। रिवेटिंग के केस में एक रिवेट से दूसरे रिवेट तक के जो एकदम लास्ट वाले हैं उनके बीच की दूरी होगी, और अदरवाइज क्या होगी बताइए? वेल्डिंग हो तो पूरे वेल्डिंग की लंबाई जो होती है वो लेंथ ऑफ कनेक्शन ली जाएगी। तो आपको पता चल गया बीटा में कौन कितना है, W/T पता चल गया, FY/FU चला गया, BS/LC सब पता चल गया ना कि BS का वैल्यू भी निकालेंगे वहां रखेंगे, LC रखेंगे, सब रखेंगे, फिर देखेंगे बीटा कितना आ रहा है। और वो बीटा 0.7 से बड़ा होना चाहिए, अगर नहीं है 0.4 है तब कितना ले लेंगे? 0.7। अब अगर इसको निकालेंगे, सपोज इसकी वैल्यू आ गई 1.5 आ गई, अब बीटा की वैल्यू आ रही है 1.6, तो आप 1.6 नहीं लेंगे क्योंकि बीटा इससे कम होना चाहिए, तो फिर आप 1.5 ही ले लेंगे। समझ में आ गई बात? अब फार्मूला आप जानते थे, उसी फार्मूले में सारा वैल्यू पुट करेंगे, अपने आप जो आएगा TDN का वैल्यू आ जाएगा वहीं से, TDN की वैल्यू वहीं से क्या होगी? आ जाएगी। अच्छा, इतना झमेला किए खाली इसका TDN निकालने के लिए, तो इसका कोई आसान तरीका भी होगा। तो एक होता है अप्रोक्सीमेट तरीका, अप्रोक्सीमेट मतलब सही रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन सही के काफी पास निकाला जा सकता है जल्दी में। तो जल्दी में निकालने के लिए तरीका हम लोग क्या लगाएंगे? तो जल्दी वाला तरीका इसका जो है वो ध्यान दीजिएगा, आपका क्या रहेगा? जल्दी वाला तरीका क्या होगा? तो उसके लिए TDN का फॉर्मूला अगर ले एंगल वगैरह लगा हुआ है तो उसके लिए बहुत आसान है, अल्फा AN FU अपॉन गामा ML। कहेंगे सर कितना अच्छा है, यहाँ पर 0.9 की जगह अल्फा हो गया, बस पूरे एंगल का एरिया निकल गया, कहानी खत्म। ये आसान हो गया ना, लेकिन यहाँ अल्फा की वैल्यू फिर कहां से आ गई? ये बीटा अल्फा तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अल्फा की वैल्यू आप सीधे बोल्ट पर, अगर बोल्ट जो अभी जोड़े थे 3 जोड़े थे ना, अगर उसी जगह पर बोल्ट की वैल्यू देखिए किसके लिए, अल्फा की वैल्यू 0.6 ले लीजिए। कब? जब एक बोल्ट हो 1 और 2 बोल्ट्स के लिए, ठीक है ना, 1 और 2 बोल्ट्स के लिए अल्फा की वैल्यू 0.6 ले लीजिए, अल्फा की वैल्यू 0.7 ले लीजिए, किसके लिए? फॉर 3 बोल्ट्स, और अल्फा की वैल्यू आप 0.8 ले लीजिए फॉर 4 और मोर बोल्ट्स, 4 या उससे अधिक बोल्ट्स हैं तो उसके लिए, बोल्ट्स यानी रिवेट, यानी आपका जो होल बना है उसकी बात कर रहे हैं, बोल्ट्स की जगह पर रिवेट भी हो सकता है। 0.6 सीधे रख देंगे, सीधे वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये वैल्यू बिल्कुल सही नहीं होके अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, ठीक है ना, लगभग के आसपास वैल्यू होगी। आई होप अभी तक जितना हमने पढ़ा वो अभी दूसरा वाला पढ़ रहे थे, 3 निकालना था, तीनों में जो सबसे कम होगा। अभी हम लोग ग्रॉस का यील्डिंग कराएं और नेट का रप्चर कराएं। अब तीसरा वाला टॉपिक हम लोग के पास जो आ रहा है वो शियर ब्लॉक में चेक करना। शियर ब्लॉक में कैसे चेक करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। शियर ब्लॉक में कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं हम लोग। पहले शियर ब्लॉक होता क्या है उसको तो समझ लें। चलिए यील्डिंग करा दिया, रप्चर करा दिया, आप शियर ब्लॉक का कहानी समझ लिया जरा, देखते हैं। आइए, जब कोई एंगल या पत्ती इस तरीके से ऐसे जुड़ी होती है, सपोज करिए ये कोई है, इसके अंदर एक और प्लेट लगी है जो इस तरीके से है, ठीक है, और इनके बीच में जाहिर सी बात है रिवेटिंग की जाएगी। चलिए रिवेटिंग ऐसे की गई, 4 रिवेटों से इनको जोड़ा गया।
अब जब इन पर ऐसे लोड लगेगा, ठीक है, तो एक फेल्योर तो अभी आपने देखा कि ये कहीं से कटेगा, कहीं से फटेगा। एक चीज हो सकती है ना कि ये यहीं से ऐसे जाए और ऐसे निकल जाए पूरा। देखिए, हो सकता है कि इस पर फटे ऐसे, और ये प्लेट जब कट के निकले तो उस प्लेट, देखिए वो प्लेट जो उसके साथ नीचे वाली जुड़ी है वो, और ये, तो इन दोनों में आपको क्या अंतर, जब इसको खींचेंगे इस तरीके से तो हो सकता है कि ऐसे ना कटे, ऐसे ना कटे, ऐसे घूमते हुए ऐसे कट जाए। एक चांस यहाँ इसका बनता है, किस पर होगा कौन जानता है। तो इस पर भी एक चांस है, ये लिमिट स्टेट में बताया गया। देखिए, कहेंगे वर्किंग में सर आप ये सब नहीं कराए थे, अब वर्किंग में आप बोल रहे थे जिगजैग वाला कटेगा। बंधु, वर्किंग में काफी कम लोडिंग तक को ही स्ट्रेंथ माना गया था। इससे स्ट्रेंथ निकालेंगे ना, जैसे आपने दो प्लेटों को जोड़ दिया, उनकी स्ट्रेंथ आपको निकालनी है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्ट्रेंथ लिमिट वाले से निकालेंगे तो ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि उस पर लोड देने के लिए ज्यादा देर तक बात की गई है। इसके लिए क्या कहा जाएगा, हम लोग बात को समझिए यहाँ पे। तो इसका जो ब्लॉक शियर है ना, वो इस सेक्शन पर फेल्योर की बात हो रही है, इस सेक्शन पे। अगर यही एंगल होता, एंगल का मतलब सपोज करिए ऐसे है, यही तो एंगल है प्लान में, प्लान में तो एंगल ऐसा ही दिखता है ना। अभी तक ड्राइंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों का? नहीं हुआ तो उसको कर लीजिए, एंगल ऐसे ही ना दिखेगा। चलिए, इसमें रिवेट लगा के हमने जोड़ दिया। तो इसमें क्या होगा, जब इस पर से लोड ऐसे लगेगा तो हो सकता है ये खटाक से, देखिए कैसे फेल होगा, यहां से ऐसे जाए और यहीं से ऐसे निकल जाए, उधर से कट के खींचे निकल गया। तो इसमें क्या अलग बातें हो गई इस तरीके में, और जो भी चीजें उसमें ऐसे फेल हो सकता है, ऐसे जाके ऐसे फेल हो सकता है, कई तरीकों से फेलियर इसका हो सकता है। अब वो कैसे होगा, इसी को शियर ब्लॉक कहते हैं। अब शियर ब्लॉक में कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग इधर देखते हैं। बहुत आसान है शियर ब्लॉक में चेक करना, चाहे एंगल हो, ब्लेड हो, बस इतना जान लीजिएगा कि अभी समझ में आ जाएगा, बस एक मिनट। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी डीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, असल में शियर ब्लॉक में हम लोग दो काम करते हैं, टी डीबी की दो वैल्यू आ जाती है, ठीक है। एक बार हम लोग कहते हैं कि शियर यील्डिंग हो जाए, शियर यील्डिंग। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, जब ये लोड लगने पे खींचेगा तो ये वाला हिस्सा जो इसका फटेगा वो तनाव के कारण नहीं फट रहा है, खींच रहे हैं, बताइए इस पर क्या आएगा, तनाव, और ये दोनों साइड वाले हैं उन पर क्या आएगा, उस पर शियर आएगा ना। बताइए, इन दोनों पर शियर आएगा। देखिए आप ही खींचिए, तो ये दोनों देखिए शियर में ऐसे स्लाइड हो रहे हैं, लेकिन ये वाला तनाव में है। इसी तरह जब इसको खींचेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है वो शियर में है, जबकि ये तनाव में है, और ये वाला हिस्सा किस में है, शियर में है। अरे अलोंग द फोर्स, जो फोर्स है उसी की डायरेक्शन में, फोर्स का डायरेक्शन ये है तो उसी डायरेक्शन में है तो शियर कराएगा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो टेंसाइल कराएगा। तो हम लोग एक बार इन दोनों एरिया का फेल्योर है और इसका, तो इन दोनों को शियर एरिया कहते हैं। तो शियर वाले की यील्डिंग होगी, अब प्लस शियर यील्डिंग हो सकती है, उसके बाद टेंसाइल रैप्चर हो सकता है, टेंसाइल रैप्चर हो सकता है। और दूसरा कहानी ये हो सकता है टीडीबी का ब्लॉक शियर में कि शियर रप्चर हो जाए, शियर रप्चर हो जाए और टेंसाइल यील्डिंग हो जाए। कहानी समझ रहे हैं? हो सकता है कि इसका रप्चर इसका यील्डिंग, या इसका रप्चर इसका यील्डिंग, दोनों हो सकती हैं। तो इस केस में जब शियर यील्डिंग और टेंसाइल रप्चर की बात करेंगे तो एरिया जो एवीजी, अच्छा यील्डिंग में ग्रॉस एरिया लेते हैं ना, तो एरिया लेंगे ग्रॉस, तो एवीजी, और यील्डिंग होता है ना एफवाई अपॉन √3 गामा एम नॉट, हो गया किसका, ग्रॉस एरिया के यील्डिंग। अभी 0.3 वगैरह कोड का रिकमेंडेशन है, चिंता मत करिए। प्लस टेंसाइल वाले का रप्चर, तो टेंसाइल में एरिया कौन सा लेंगे, नेट लेते हैं, याद करिए जब रप्चर होता है तो नेट एरिया, तो कितना लेंगे, तो 0.9 ATN, टी का मतलब देखिए यहाँ V मतलब शियर है, टी मतलब टेंशन है, यहाँ ग्रॉस है, यहाँ नेट है, तो 0.8 इसका होगा रप्चर, तो इसको लेंगे हम लोग FU अपॉन गामा ml। समझ में आ गई बात? तो एक फॉर्मूला टीडीबी का ये बनता है, और दूसरा फॉर्मूला टीडीबी का जो बनता है वो क्या बनता है, शियर रप्चर। अब शियर का रप्चर होगा यानी उसका नेट एरिया का रप्चर होगा, यानी 0.9। अब V तो होगा AB, लेकिन यहाँ पर ग्रॉस होगा, जब रप्चर हो रहा है तो ग्रॉस नहीं बल्कि नेट होगा,
AVN और हो जाएगा रप्चर करेगा FY अपॉन गामा ML अब प्लस टेंसाइल यील्डिंग का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधे A ग्रॉस यानी ATG हो जाएगा और FY अपॉन क्या हो जाएगा गामा M नॉट। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमको दोनों में चेक करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर इसमें ATG क्या है, ATN क्या है, AVG क्या है और AVN क्या है। तो ATG क्या है यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर चलिए AVG या फिर AVN। तो दोनों देखिए यहां पर लिखेंगे मिनिमम, अब ये देखिए मिनिमम ग्रॉस एंड नेट एरिया इन shear along the डायरेक्शन ऑफ लोड, क्यों AVN या AVG या AVN ग्रॉस एरिया और क्या है नेट एरिया, मिनिमम ग्रॉस एरिया एंड नेट एरिया इन shear along द डायरेक्शन, मतलब ये एरिया मतलब ये लंबाई और प्लेट की मोटाई, इसी तरीके से ये एरिया यानी लंबाई ये वाली उसकी मोटाई, और इसी तरीके से ये क्या है AVG हो गया AVN, तो इसी तरह ATG और ATN वो क्या है, तो ये हो जाएगा मिनिमम ग्रॉस एंड नेट एरिया, ग्रॉस ये नेट ये, मिनिमम ग्रॉस एंड नेट एरिया पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। FU FY क्या है आप जानते हैं, गामा ML और गामा M नॉट क्या है आप समझ चुके होंगे। तो अब इन दोनों तरीकों से निकालेंगे, फिर इससे कोई एक कम आएगा उसको ले लेंगे, फिर ग्रॉस वाले को ले लेंगे, फिर टेंशन वाले को ले लेंगे, सब में से जो सबसे कम आएगा ना वही टेंसाइल स्ट्रेंथ मानी जाएगी। अब मजे की बात मैं आपको बता दूं, फॉर्मूले नहीं याद हो रहे हैं, ये तो पता है ना कि तीनों से निकालना पड़ेगा और तीनों से निकाल के जो सबसे कम आएगा उसको स्ट्रेंथ लेना है। मजे की बात है कि आपको देखिए याद कैसे होगा, करना ही नहीं, मैंने बोला था याद नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में कोड ले जाना अलाउ है। IS 800 2007 का कोड आप एग्जाम में लेके जा सकते हैं और कोड में सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आपको बस प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे करना है। कोड में सारे फॉर्मूले लिखे हुए मिलेंगे। कोड कहां मिलेगा एग्जाम में लेके जाने के लिए, कोड मार्केट से खरीद सकते हैं, अदरवाइज मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में IS 800 2007 का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से उसको आप डाउनलोड कर लीजिए पूरी फाइल को और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, एग्जाम में लेके जाइए बिंदास होके, बस प्रोसेस पता रहेगा तो सारा काम आपका हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद है। और दूसरी चीज, अभी तो खाली आपने देखा, इस पर एक न्यूमेरिकल लगवाऊंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करिए। न्यूमेरिकल अगर समझ लिए तो कॉन्सेप्ट फुली क्लियर, क्योंकि अभी बस ऊपर से देखे हैं, अभी निकालने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, AVG AVN सब, वो सब मैं अगले न्यूमेरिकल में बताऊंगा, इंतजार करिए नेक्स्ट लेक्चर का। और इसी तरह जितने लोगों ने मुझे अपना व्हाट्सएप पे अप्लॉज किया, बताया, जो भी अपना सुझाव दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मैं शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने बहुत जल्दी ही चैनल को काफ़ी आगे तक ले गए। 1-1.5 महीने मैंने लॉकडाउन में चैनल पर केवल काम किया है, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इस प्रेम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।